जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नई ब्रिक्स व्यवस्था को समझेंगे, फिर डी-डॉलराइजेशन और पश्चिमी देशों की चिंताओं पर बात करेंगे, उसके बाद ईरान के सख्त कूटनीतिक संदेश, ग्लोबल साउथ के लिए भारत के स्टैंड और अंत में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के सुरक्षा विरोधाभास पर गौर करेंगे। एक ही वक्त पर दुनिया के दो अलग अलग कोनों में क्या चल रहा है। एक तरफ बेजिंग में अमेरिकी और चीनी लीडरशिप की बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है और ठीक उसी समय भारत में दुनिया की कई उभरती हुई ताकतें एक साथ इकट्ठा हो रही हैं। दिलचस्प है ना? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की उस बेहद अहम बैठक की। पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देने से लेकर एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने तक इस एनालिसिस में हम वो सब समझेंगे जो हमारी दुनिया का फ्यूचर तय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नई ब्रिक्स व्यवस्था को समझेंगे, फिर डी-डॉलराइजेशन और पश्चिमी देशों की चिंताओं पर बात करेंगे, उसके बाद ईरान के सख्त कूटनीतिक संदेश, ग्लोबल साउथ के लिए भारत के स्टैंड और अंत में हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के सुरक्षा विरोधाभास पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, नई ब्रिक्स व्यवस्था। देखिए, अब ये सिर्फ कुछ देशों का एक छोटा सा ग्रुप नहीं रह गया है, बल्कि ये बहुत ही तेजी से पश्चिमी प्रभाव के सामने एक बड़े और मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। अगर हम इसके सफर को देखें तो 2009 में ये सिर्फ 4 देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ ब्रिक के रूप में शुरू हुआ था। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका के आने से ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन गेम चेंजर साबित हुआ साल 2024, जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। और अब 2025 में इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी न्योता दिया गया है। मतलब साफ है कि ये संगठन अब ग्लोबल साउथ की आर्थिक और रणनीतिक आवाज बन चुका है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नंबर सामने आता है, 10। भले ही इस ग्रुप का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि सऊदी अरब की तरफ से औपचारिक कन्फर्मेशन अभी भी पेंडिंग है। इसका मतलब है कि फिलहाल 10 प्रभावी और एक्टिव मेंबर्स हैं जो मिलकर इस पूरे ग्लोबल एजेंडे को ड्राइव कर रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े उस तनाव की ओर बढ़ते हैं जिसने असल में पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की स्ट्रैटेजी, डी-डॉलराइजेशन। शायद आपने ये शब्द हाल फिलहाल में बहुत सुना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है आपसी व्यापार को अपनी लोकल करेंसी में करना या फिर किसी एक नई कॉमन करेंसी को अपनाना, ताकि अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। मजे की बात तो ये है कि जब ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी को लेकर इंटरनेट पर सिर्फ कुछ मीम्स ही वायरल हुए थे, तब भी ग्लोबल लेवल पर इसकी बहुत सीरियस प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। और ये बिल्कुल दो अलग अलग रणनीतियों के टकराव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। एक तरफ ब्रिक्स देश हैं जो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं, और ठीक उसी वक्त अमेरिका के आने वाले नेतृत्व, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ब्रिक्स देशों पर सीधा 500% टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी आ जाती है। ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की बयानबाजी नहीं है, ये एक नए आर्थिक शक्ति प्रदर्शन का बिल्कुल सीधा और स्पष्ट उदाहरण है। अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस बहुत ही चार्ज्ड डिप्लोमैटिक माहौल की जो नई दिल्ली में तब बना जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची वहां पहुंचे। जब ईरानी विदेश मंत्री भारत लैंड हुए तो उनका प्लेन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। उस विमान पर मोटे अक्षरों में मिनाप 168 लिखा हुआ था, और ये कोई आम फ्लाइट नंबर नहीं था। ये ईरान की तरफ से एक जानबूझकर किया गया प्रतीकात्मक विरोध था, अमेरिका द्वारा पास में किए गए उस हमले की याद दिलाने के लिए जिसमें 168 निर्दोष बच्चियों की जान चली गई थी। इस एक विजुअल के जरिए ईरान ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपना स्टैंड बहुत ही कड़े शब्दों में रख दिया, और उनका बयान भी उतना ही तीखा था। ईरान का नजरिया यह है कि पश्चिमी देशों का जो दबदबा था वो अब खत्म हो रहा है। अराची ने अमेरिका और पश्चिमी नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा, एक जख्मी जानवर छटपटाहट में दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। इस एनालॉजी का सीधा मतलब ये था कि ईरान अमेरिका को एक ऐसी पावर के रूप में देख रहा है जो अपनी घटती ताकत की वजह से डेस्परेट होकर विकासशील देशों को टारगेट कर रही है। अब इन सब के बीच मेजबान देश यानी भारत की भूमिका क्या रही? आइए समझते हैं कि भारत ने मई 2026 की इस मीटिंग का इस्तेमाल कैसे किया। भारत के डिप्लोमैटिक गोल्स बिल्कुल क्लियर थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी ही मजबूती से साफ कर दिया कि विकसित देशों द्वारा लगाए गए एक तरफा प्रतिबंध किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। भारत का पूरा फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है और विकासशील देशों को ये बताना है कि उनके पास अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये सब सितंबर में होने वाले मेन ब्रिक्स समिट का ग्राउंडवर्क तैयार करने के लिए था। लेकिन अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर। कूटनीतिक मंचों पर जो बातें कही जाती हैं और जमीन पर, या यूं कहें कि समंदर में जो असलियत है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। चलिए इन दो बिल्कुल विपरीत हकीकतों को देखते हैं। एक तरफ ईरान ये दावा करता है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य उन सभी कमर्शियल जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खुला है जो सहयोग करते हैं, लेकिन उसी दौरान हमें एक डरावनी सच्चाई देखने को मिलती है।
ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक कमर्शियल शिप जिसका नाम हाजी अली था, उस पर ड्रोन से हमला होता है और वो जहाज समंदर में डूब जाता है। अगर हम इस घटना के फैक्ट्स पर गौर करें तो 13 मई 2026 को भारतीय झंडे वाले इस हाजी अली शिप पर ओमान के तट के पास ये ड्रोन हमला हुआ। जहाज में आग लगी और वो डूब गया। अच्छी बात बस ये रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने समय रहते क्रू को बचा लिया। लेकिन ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मीठी मीठी कूटनीतिक बातों के बावजूद इस रीजन में सिक्योरिटी रिस्क आज भी कितने ज्यादा गंभीर हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। याद है हमने शुरुआत में बीजिंग में चल रही मीटिंग की बात की थी। वहां से मार्को रूबियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान आया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स का जो फाउंडिंग मेंबर है यानी चीन, वो खुद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सैन्यकरण या वहां किसी भी तरह का टोल सिस्टम लगाने के सख्त खिलाफ है। मतलब इस एक छोटे से जलमार्ग में दुनिया की हर बड़ी ताकत के अपने अपने स्टेक्स बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो फाइनली ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? एक तरफ ब्रिक्स का बढ़ता दायरा और लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ 500% टैरिफ लगाने की धमकियां। एक तरफ ग्लोबल साउथ की मजबूती की बातें हैं, तो दूसरी तरफ समंदर में लगातार हो रहे ड्रोन हमले। जब कूटनीतिक बातें आर्थिक धमकियों और जमीनी हिंसा से इस तरह टकराती हैं, तो ये नई बटी हुई दुनिया हमारे ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी को असल में किस दिशा में ले जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।